बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा वो अकाउंटिंग रेशियो से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए अकाउंटिंग रेशियोज पे कमांड बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग रेशियो को ढंग से समझने के लिए, उसके जुड़े हुए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ईजिली सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से। तो वर्किंग कैपिटल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो तो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। और अगर हम इसको थोड़ा और ब्रेक करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट्स, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिला के बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये है फॉर्मूले आपके वर्किंग कैपिटल निकालने के। मेनली तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, उसके अलावा इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा। सही है बच्चों, अब आ जाइए क्विक एसेट्स पे। तो क्विक एसेट्स को करंट एसेट से निकाला जाता है। करंट एसेट्स में से वो एसेट हटानी पड़ती है जिनको कैश में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, या जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती, बस बेनिफिट ही आपको प्रोवाइड करती है इन द फ्यूचर। तो पहली एसेट जो हटाई जाती है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके अलावा आप हटा सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी, अगर वो हो तो। नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो जरूर होगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो और भी रेयर है वो है एडवांस टैक्स। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं कि ये तो तीन मैक्सिमम चीज़ें हैं जो हटानी पड़ती हैं, मगर इन दोनों को बहुत कम दे रखा होता है क्वेश्चन में। ये तो और भी बहुत कम दे रखा होता है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। और सिर्फ इन्वेंट्रीज का मतलब यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए कहा गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको करंट एसेट निकालने को आ जाए कि करंट एसेट निकालिए, ढूंढ के बताइए, तो करंट एसेट आप ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को हटा देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही हेड्स होते हैं एसेट्स में, एसेट साइड में, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो अगर आप टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा देंगे तो आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि आप क्विक एसेट से भी निकाल सकते हैं, जैसे करंट एसेट से क्विक एसेट निकाल रहे थे वैसे। इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी प्लस करिए, एडवांस टैक्स है तो उसको भी प्लस करिए। ठीक है बच्चों, और जैसे कि मैंने कहा था कि क्विक एसेट और करंट एसेट के बीच में डिफरेंस मेनली इन्वेंट्री का होता है, तो क्विक एसेट में केवल इन्वेंट्रीज प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत रेयर दे रखे होते हैं, तो भी आप करंट एसेट पे आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? करंट लायबिलिटीज ये कैसे निकाली जा सकती हैं? आपको अगर टोटल डेट्स दे रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के डेट्स मिला के बनते हैं टोटल डेट्स, इसमें से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटीज हटा देंगे, जिन्हें लॉन्ग टर्म डेट्स भी कहा जाता है, तो आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएगा।
एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा देंगे, वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो आप टोटल एसेट्स के लीजिए या ओवरऑल टोटल लायबिलिटीज के लीजिए, वो बराबर ही होता है, ठीक है। इसलिए टोटल एसेट्स में से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा देंगे तो भी आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, या टोटल एसेट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड के जो दो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं वो होता है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को हटा दीजिए तो भी आप करंट लायबिलिटीज पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया करंट एसेट तो करंट लायबिलिटीज निकालने का फॉर्मूला। अब आपको नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे निकालनी है वो देख लीजिए बच्चों। नॉन करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हटा दीजिए। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो टोटल डेट्स होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को मिला के बने हैं। तो जब करंट लायबिलिटी निकाल रहे थे तो टोटल डेट्स में से इसको माइनस किया था, और जब नॉन करंट लायबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी, उसमें उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दूं तो भी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। और यही बताया था कि लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग्स होती हैं। अगर मैं टोटल एसेट्स में से बाकी दोनों हेडिंग यानी शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दूं तो भी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से इस बार नॉन करंट लायबिलिटी हटा दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेट्स हटा दूं तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और अगर मैं टोटल एसेट्स में लायबिलिटी साइड के बाकी दोनों हेड्स हटा दूं तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। है ना आसान बच्चों, फॉर्मूलेज ये सारे। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की, तो बताया ही था बच्चों उसके मेन कंपोनेंट शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं। इनको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड को। अब टोटल एसेट को हम ब्रेक कर सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट में, माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बच्चों 4 फॉर्मूले बना दिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के। टोटल एसेट भी निकालते लगे हाथों। एसेट साइड अप्रोच से निकालेंगे तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट होता है। लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज होता है। या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स, क्योंकि इन दोनों जोड़ के टोटल डेट्स आता है। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी कर लीजिए, बिकॉज इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड ही आता है ना बच्चों। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है वो भी देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में काम आता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में काम आता है ना बच्चों। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप टैक्स को और इंटरेस्ट को दोनों को प्लस करिए, और ये वो इंटरेस्ट है जो आपको देना है, ना कि मिलने वाला इंटरेस्ट पेड ना कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब टैक्स ऑलरेडी माइनस अभी नहीं किया गया है,
ठीक है, हमें बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है दरअसल। तो टैक्स का कोई ट्रीटमेंट मत करिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट को प्लस कर लीजिएगा। अब टैक्स रुपीज़ में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर टैक्स रुपीज़ में नहीं दे रखा तो टैक्स को रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, यदि परसेंटेज में दे रखा होगा रुपीज़ में ना देके। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाल रहे हैं, तो इनटू टैक्स रेट अपॉन 100 करिए। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकाल रहे हैं तो भी टैक्स रेट से ही मल्टीप्लाई करिए, लेकिन नीचे 100 माइनस टैक्स रेट कर दीजिएगा। सपोज टैक्स रेट 40% है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40 यानी कि 60। हम टैक्स का परसेंटेज यूज करके टैक्स निकालने की जगह डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करिए 100 से इंस्टेड ऑफ टैक्स रेट, और नीचे 100 माइनस टैक्स रेट लीजिए। क्लियर बच्चों? अब ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो भी आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है उसको डिवेंचर्स या लोन्स, ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिन पे आपने इंटरेस्ट निकालना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS यानी कि CORFO, कॉर्फो भी कह सकते हैं, इसके फॉर्मूले की। तो इसको हम कई तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, मैं आपको सारा बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, यदि अगर परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिएगा तो नेट परचेज आ जाएगा, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, जिनका संबंध आपका प्रोडक्शन से या परचेज से होता है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेजेस। ये फॉर्मूला कम आएगा, लेकिन आपकी 11th क्लास में ये दिया हुआ फॉर्मूला है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस करे होंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि इसको इसको और इसको जो है एडजस्टेड परचेज के अंदर पहले ही एडजस्ट कर लिया होता है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होता है, और नेट परचेजेस भी प्लस होता है, तो एडजस्टेड परचेज आ जाता है। तो उसमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी होता है, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब यहां पर ये है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से बड़ी है, ठीक है, तो उनका रिजल्ट जो है डिक्रीज इन इन्वेंट्री कहलाता है। और ये जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, कभी कभी क्वेश्चन में यही दे रखा होता है डायरेक्ट, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब अंडरस्टूड बात है कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपने प्लस किया है, तो अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा हो, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से बड़ा होगा, तो उस केस में आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दीजिएगा। अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस करते हैं तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दीजिएगा। इन चारों फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला है वो पहला वाला ही है बच्चों, बाकी फॉर्मूले तो मैंने डिराइव करके बनाए हुए हैं, जो रेयर है, कभी कभार मिलेंगे आपको। ये फॉर्मूला ही ज़्यादातर यूज़ करने का होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना दिया हुआ होगा, ना ही आपसे मांगा गया होगा, तो आप क्या करेंगे उस केस में, मान लीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, उनको जीरो ले लीजिएगा। एक फॉर्मूला और है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला भी आपको यूज़ करने को आएगा बहुत, अगर वो रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, या फिर जब जीपी रेशियो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। अब अंडरस्टूड बात है कि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हो तो ग्रॉस लॉस क्या करोगे, प्लस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये इतने सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में निकालते समय आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है। अगर वो ना दे रखा हो तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हटा दीजिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना पे नेट सेल्स होता है, तो अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है और नेट सेल भी दे रखा है, सॉरी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दे रखा है, तो आप ऐसे में सेल्स रिटर्न माइनस मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन अगर लिखा है ग्रॉस सेल्स और फिर सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो फिर नेट सेल्स पाने के लिए यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पाने के लिए सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिएगा फ्रॉम ग्रॉस सेल्स, और कैश सेल्स माइनस करके आप क्रेडिट सेल पहुंच जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दे रखी है और कैश सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे में जो सेल आपको दे रखी है उसी को क्रेडिट सेल मान लीजिएगा, मानते हुए कि सारी सेल क्रेडिट में ही होगी। ठीक है बच्चों, अब नेट क्रेडिट परचेज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको जो भी आपकी ग्रॉस परचेज होती है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा वो क्या कहते हैं दिक्कत होगी, ठीक है, तो हो सकता है मतलब इक्वेशन का लेवल अगर ज़्यादा ही हार्ड कर दें वो, तो हो सकता है आपको ऐसे भी निकालना पड़ जाए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया था पहला वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर नेट परचेज ढूंढनी हो तो कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर दीजिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा, तो भी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो इसका पहला फॉर्मूला तो यही हो जाएगा कि अगर आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। सही है बच्चों, CORFO दे रखा है तो उसमें GP ऐड कर दीजिए, या फिर उसमें GL दैट इज ग्रॉस लॉस माइनस कर दीजिए, तो भी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहुंच जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों, अब देख लेते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला जाता है और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 कर दीजिए, आगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2 कर दीजिए। यहाँ पे बता दूं ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को मिला के बना है। ऐसे ही अगर आपको एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2 कर दीजिएगा, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। और ट्रेड पेबल जो है वो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को मिलाकर बना है। अगर आपसे पूछा जाए डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, या डेट पेमेंट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। अगर आपको इसको मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर दीजिए,
इससे वो मंथ्स में आ जाएगा। डेज में निकालना है तो 365 या जो भी कन्वीनियंट डेज आपको कहा जाए क्वेश्चन में, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कभी कभी 360 डेज भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आप एज्यूम कर लीजिए इतना लेना है, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, वरना तो 365 डेज होते ही हैं आपके। तो इससे आपका आंसर डेज में आ जाएगा। आप 365 ही लीजिएगा जब तक वो खुद ना कहें 360 लेने को, तो इससे आंसर डेज में आ जाएगा। वीक्स में अगर निकालने को आ जाए, जो होता तो नहीं है लेकिन आ जाए, तो 52 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर वीक्स में आ जाएगा। अगर डेट पेमेंट पीरियड निकालना है तो सेम फॉर्मूला होता है, बस नीचे TPTR आ जाएगा, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इससे मंथ्स में आ जाएगा, इससे डेज में आ जाएगा, और इससे आपका वीक्स में आ जाएगा। मंथ्स में, डेज में और वीक्स में। क्लियर बच्चों? अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से जुड़ी हुई बातों के बारे में ध्यान रखिए। उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, टर्म्स होती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, इसको निकालने का मेन फॉर्मूला तो यही है, RFO माइनस CORFO। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, या फिर ये कह दीजिए नॉन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सही है बच्चों? और अगर ग्रॉस लॉस हो जाएगा तो अंडरस्टूड है कि उस केस में CORFO बड़ा होता है RFO से, तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा ग्रॉस लॉस के केस में, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें बच्चों, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो इन दो चीजों को मिला के बनती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसके अंदर आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब होते हैं, एंड इवन डेप्रिसिएशन भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा। बैड डेट्स भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ध्यान रख लीजिए, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डोनेशन, चैरिटी, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को RFO से भी निकाल सकते हैं, यानी नेट सेल्स में से, उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर बच्चों? रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की, तो इसको किन किन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं, RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे मैं यहाँ बनाया। एक और तरह से निकाल सकते हैं इसको, नेट प्रॉफिट से माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बता दिए, साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी बता देता हूँ, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट और इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर ही आया करते हैं। बात करो बच्चों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है, आइए समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है, इसका फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जाते समय जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस कर दीजिए और इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस कर दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो केवल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस कर देना, आप पहुंच जाओगे। अगर आप RFO से निकाल रहे हो तो CORFO भी माइनस कर देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देना, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देना,
ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से हम इस तरह से समझ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है बच्चों, ये है नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने कई बार पहले भी अलग से समझा रखा है, लेकिन मैंने कहा जब रिवीजन वीडियो बना रहा हूं तो उसमें तो जरूर समझाऊं इस चीज को। ये 5 नाम ध्यान रख लीजिए, बहुत काम के नाम है ये। इससे टोटल एसेट का फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, तीसरा मैं बना देता हूं, इनको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो आप इन दोनों की जगह अगर अकेला इसको लेंगे तो करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए तो भी टोटल एसेट पे आ जाएंगे। चौथा फॉर्मूला और बना देता हूं, अगर आप केवल इसमें इसको ऐड कर देंगे तो भी टोटल एसेट पे आ जाएंगे, बिकॉज इन दोनों को मिला के तो यही बनता है टोटल डेट्स, है ना। तो टोटल एसेट के 4 फॉर्मूले से आपको यहीं से समझ में आ गए। अब नॉन करंट लायबिलिटी के 3 फॉर्मूले समझ लीजिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ पे आ गए, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ पर आ गए, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर आ गए। शोल्डर फंड के 3 फॉर्मूले देख लीजिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ आ गए, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ आ गए, इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी यहाँ आ गए। करंट लायबिलिटी के 3 फॉर्मूले देख लीजिए, इसमें से इसे माइनस करो यहाँ आ गए, इसमें से इसे माइनस करो तो भी यहाँ आ गए, इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो भी यहाँ आ गए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मेन फॉर्मूला तो यहाँ नजर ही आ रहा है, ये रहा। लेकिन अगर आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंच जाएंगे, है ना बच्चों। और इसकी जगह ये लिख देंगे NCA प्लस CA, और फिर इसे माइनस करेंगे तो भी यहाँ पहुंच जाएंगे। और NCA प्लस CA माइनस CL तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे ना बच्चों, सारे इसी को देख के बनाए थे। इस सीक्वेंस को दिमाग में रख लीजिए, बहुत सारे फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, एक और सीक्वेंस याद रख लीजिए जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने में हेल्प करेगा। RFO में से CORFO माइनस करते हैं तो GP आता है, GP में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। सही है बच्चों। और इन दोनों को मिला के आप जानते ही हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे ना भी, GP के, नेट प्रॉफिट के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, और ठीक है ऑपरेटिंग कॉस्ट के, तो ये सारे फॉर्मूले यहीं से बनाए हुए हैं। अगर इनको ढंग से देखेंगे तो इस सीक्वेंस को अगर आप याद कर ले तो वो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कुल मिला के आपको ये और ये सीक्वेंस ढंग से दिमाग में बैठा लेना है। आपके 15-20 फॉर्मूले समझ लीजिए आपको याद हो गए हैं, अगर आपने इस सीक्वेंस को दिमाग में ढंग से बैठा लिया है तो। बच्चों आपको लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा इसको, या बताने जा रहा हूं। जब आप करंट रेशियो निकाल रहे होंगे तो करंट एसेट में से इनको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। नीचे तो करंट लायबिलिटी आपका आता ही आता है, लेकिन जब आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप CA विदाउट डिडक्टिंग दीज लीजिएगा, यानी इनको माइनस करे बिना लीजिएगा, इंक्लूसिव ऑफ दैट लीजिएगा, माइनस CL। क्लियर है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। और रही बात क्विक रेशियो निकालते समय माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हो तो लूज टूल एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स तो ऑलरेडी इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो चुके होते हैं, अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं होती है व्हाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में भी ध्यान रख लीजिए। ये जो है करंट रेशियो निकालते समय डेटर्स में से माइनस किए जाते हैं, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इनको माइनस कर दिया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होते हो तब इन्हें इग्नोर किया जाता है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत काम की बात है। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ये तो बहुत ही काम की बात है, और ये मैं समझा जरूर करंट रेशियो के कंटेक्स्ट में रहा हूं, लेकिन ये बात
सभी रेशियोज के केस में काम करेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन द रेशियो, ठीक है। फिलहाल मैंने करंट रेशियो को आधार लिया है, लेकिन हम ये बात सभी तरह के रेशियोज पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका करंट रेशियो मोर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, मैंने तीनों सिचुएशन ले ली हैं यहाँ पे। और ऐसे में अगर आपका दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सेम अमाउंट से बढ़ते या सेम अमाउंट से कम होते हैं, तो अगर रेशियो मोर देन 1 है तो रेशियो इनके बढ़ने से डिक्रीज हो जाएगा और इन दोनों के कम होने से इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, यानी करंट रेशियो 2:1 है। 50,000 क्रेडिटर को पे कर दीजिए तो करंट एसेट 1.5 लाख रह जाएगा, करंट लायबिलिटी 50,000 रह जाएगा, यानी 1,50,000 एंड 50,000, और आपका रेशियो आ जाएगा 3:1। आप खुद देखिए दोनों का से रेशियो बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप 1 लाख के गुड्स उधार खरीद लेते तो करंट एसेट 3 लाख हो जाता और करंट लायबिलिटी 2 लाख हो जाता, एंड 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इज 1.5:1, जो कि पहले 2:1 था। तो दोनों के बढ़ने से रेशियो कम हो गया और दोनों के कम होने से रेशियो बढ़ गया। अगर करंट रेशियो ऑलरेडी इक्वल टू 1 था तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है बच्चों। अगर रेशियो लेस देन 1 होता तो अपोजिट रिएक्ट नहीं करता, तब वो डायरेक्ट रिएक्ट करता, यानी उनके बढ़ने से बढ़ता, कम होने से कम हो जाता। करके देख लीजिएगा बच्चों। इस बार उनको 1 लाख और 2 लाख कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, 1 लाख और 2 लाख ले लीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा, और दोनों से 50-50 कम कर देख लीजिए, रेशियो कम ही हो जाएगा। ये कर लेते हैं। अब 1 लाख एंड 2 लाख लिया, 50,000 दोनों में से कम कर दिया। 1 लाख करंट एसेट था, 2 लाख करंट लायबिलिटी था, तो करंट एसेट रह जाएगा केवल 50,000, करंट लायबिलिटी रह जाएगा 1,50,000, एंड 50,000 अपॉन 1,50,000 इज 0.33:1। तो देखिए दोनों कम होने से रेशियो कम हो गया, और दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो बढ़ जाएगा। 1 लाख का सामान उधार खरीदिए, करंट एसेट पहले था 1 लाख, करंट लायबिलिटी पहले था 2 लाख। 1 लाख का सामान उधार खरीदा तो करंट एसेट बढ़कर हो गया 2 लाख, करंट लायबिलिटी बढ़कर हो गया 3 लाख, तो रेशियो बन गया 0.67:1, जो कि पहले 0.5:1 था। तो दोनों के बढ़ने से बढ़ा, दोनों के कम होने से कम हो गया। तो यहाँ पर तो वो सेम वे में बढ़ेगा, रिएक्ट करेगा, दोनों के बढ़ने से बढ़ेगा, दोनों कम होने से कम हो जाएगा। अब केवल करंट एसेट ही बढ़ती है कम होती है, तो इन तीनों ही केसेस में चाहे रेशियो मोर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सेम कह लीजिए या डायरेक्ट कह लीजिए, डायरेक्ट वर्ड ज़्यादा सही है, अप्रोप्रिएट है। यानी सिर्फ करंट एसेट बढ़ता है तो करंट रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अर्लियर, चाहे वो मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो। और सिर्फ करंट एसेट कम होगा तो रेशियो कम ही होगा, चाहे वो अर्लियर मोर देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, या लेस देन 1 हो। लेकिन अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ती है गिरती है तो रेशियो तीनों केसेस में अपोजिटली रिएक्ट करेगा, चाहे वो मोर देन 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, ये बहुत 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 काम का है, ये सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाया इन वीडियोस के ज़रिए वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आपको इस बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में काफ़ी हेल्प करेगा while सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग रेशियोज। थैंक यू बच्चों।